हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है इस यूनिट से 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी जो है अपलोड कर रखे हैं इस चैनल पे। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएं, वहां पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से वो प्लेलिस्ट होगी। वहां पर मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट वीडियो बना रखे हैं फर्स्ट पेपर से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और जो नए वीडियो मैं अपलोड करता हूं वो भी वीडियो वहीं पर आपको मिल जाएगा फर्स्ट पेपर से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये जो वीडियो हमारा होने वाला है इसमें जो है 20 प्रश्न होंगे, और ये जितने भी प्रश्न होगा वो सभी जो है नए सिलेबस के ऊपर आधारित प्रश्न होंगे। तो प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करिएगा। इसके साथ ही साथ मैं प्रश्नों को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूँगा, उसके बाद मैं ऑप्शन को बताऊँगा और फिर उसके बाद जो है आपको आंसर देने का प्रयास करना है। अगर लगेगा कि वीडियो फास्ट चल रहा है दोस्तों, तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, फिर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, फिर उसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से। जैसे कि आप सभी को भी ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा होगा, उसी तरह से हमें भी फेस करना पड़ रहा है। तो उस कारणों की वजह से जो है हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आज से हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को मैक्सिमम कंटेंट जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड करें। तो आप जो है बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत कुछ इतना कंटेंट प्रोवाइड करा दूं ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी हेल्प मिल जाए। एक बात और, अगर आप नए भी बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप दबा सकते हैं नए वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि सौर ऊर्जा जो हमारी होती है जो सूरज से निकल के आती है, तो उसकी महत्वपूर्ण जो है भूमिका क्या होती है इन चारों विकल्पों में से। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया ऑक्सीजन चक्र, बी ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन चक्र, और यहाँ पर सी ऑप्शन आपका दिया गया है कार्बन चक्र, और डी ऑप्शन है फास्फोरस चक्र। तो इन चारों विकल्पों में से सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी हो सकती है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है कार्बन चक्र में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो है हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित या इन चारों विकल्पों में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप से किस में वर्गीकृत किया गया है, हमें यह बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है पॉइंट स्रोत और गैर पॉइंट स्रोत, बी ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषकों में, सी ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक या मानव जनित प्रदूषकों में, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इन चारों विकल्पों में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप से किस में वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषकों में जो है वायु प्रदूषक को जो है मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक प्रदूषक के मतलब जो डायरेक्ट जो है प्रदूषण फैलाता है, जैसे कहने का मतलब आप समझिए कोयला होता है, कोयला को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है निकलता है हमारा बाहर। तो इस प्रकार से वो निकलता है, और इसको हम जो है प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत जो है रखते हैं वायु प्रदूषक के द्वारा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया गया होगा कि जो है वायु प्रदूषक जो होते हैं मुख्य रूप से जो है 2 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषक के अंतर्गत। और प्राथमिक प्रदूषक में जो है हम क्या करते हैं कि जो डायरेक्ट किसी चीज़ को जैसे जलाते हैं, यानी कि कोयला, आप जैसे मैंने अभी बताया कि कोयला को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जलने पर निकलता है। तो ये प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है, यानी कोयला को हम जब बर्न करते हैं तो उसमें CO2 बाहर निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया है। किसी भी प्रश्न को लेकर अगर कोई डाउट हो या अच्छे से समझ में नहीं आए तो आप जरूर हमसे जो है पूछ लिया करें कमेंट में, मैं उसका आंसर देने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3।
इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक और माध्यमिक वायु प्रदूषक के बीच में क्या अंतर होता है, हमें यह बताना है। तो पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, प्राथमिक वायु प्रदूषक पानी के अणुओं में शामिल होते हैं जबकि मुख्य माध्यमिक प्रदूषक नहीं होते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है, प्राथमिक वायु प्रदूषक प्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव डालते हैं, जबकि सी ऑप्शन इसमें दिया गया है, प्राथमिक प्रदूषक सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं जबकि माध्यमिक प्रदूषक जो है वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्सर्जित होते हैं। चौथा ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, प्राथमिक वायु प्रदूषक सूरज की रोशनी में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से घटित होते हैं जबकि माध्यमिक वायु प्रदूषक ऐसे नहीं हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक वायु प्रदूषक जो है सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आप सभी को बताया कि प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत जैसे कि हम कोयला को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से डायरेक्ट जो है CO2 बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो वो जो है हमारा प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके बाद जबकि माध्यमिक प्रदूषक जो है वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्सर्जित होता है, यानी कि इनके बीच में जो है रासायनिक क्रिया होती है तब ये उत्सर्जित होते हैं, तो इनको हम माध्यमिक जो है प्रदूषक के अंतर्गत रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड कोयला के जलने से उत्सर्जित होती है। बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पर सी ऑप्शन है ओजोन प्रकाश रासायनिक धुंध में उत्पादित होती है, और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्सर्जित होती है। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को यह बताने का प्रयास करना है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होती है। अभी मैंने इसको बताया कि ये प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है CO कोयले के जलने से उत्सर्जित होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे CO2 होगा, टाइप में मिस्टेक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। CO2 कोयले के जलने से उत्सर्जित होती है। और बी ऑप्शन दिया गया है NO2। सी ऑप्शन दिया गया है ओजोन फोटोकेमिकल स्मोक के दौरान उत्पन्न होती है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में से आपको यही बताने का प्रयास करना है कि माध्यमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण इन चारों विकल्पों में से कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन फोटोकेमिकल स्मोक के दौरान उत्पन्न होती है और यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये इसको जो है हम माध्यमिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत रखते हैं। ओजोन फोटोकेमिकल स्मोक के दौरान उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि NO2, SO2 और SPM के बीच में ऐसी कौन सी सामान्य विशेषता है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है प्राथमिक प्रदूषकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बी ऑप्शन है माध्यमिक प्रदूषकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और सी ऑप्शन है अम्लीय वर्षा होने में समान भूमिका है, और डी है ग्रीन हाउस गैस है। तो इन चारों विकल्पों में से NO2, SO2, SPM के बीच में ऐसी कौन सी सामान्य विशेषता है, यह आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक प्रदूषकों के रूप में जो है इसको वर्गीकृत किया जाता है NO2, SO2 और SPM को। ये जो है एक सामान्य विशेषता है इन तीनों के बीच में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये सब माध्यमिक वायु ऐसे हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान करते हैं, और बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि ये सब प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं जो कि अम्लीय जमाव में योगदान करते हैं, और सी ऑप्शन है ये सभी जीवाश्म ईंधन के दहन द्वारा गठित वायु प्रदूषक हैं, और डी ऑप्शन दिया गया है ये सभी वायु प्रदूषक हैं जो कि मानव में सांस की बीमारियों का परिणाम है।
तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं आपस में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो है प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं जो कि अम्लीय जमाव में योगदान करते हैं। तो ये प्राथमिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप से किस में मौजूद है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें आयन मंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल और सी ऑप्शन है मध्य मंडल और डी ऑप्शन है क्षोभ मंडल और निचले समताप मंडल। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है कि वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप से किस में मौजूद होती है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्षोभ मंडल और निचले समताप मंडल में ही जो है आपके वायुमंडलीय प्रदूषक जो है मुख्य रूप से मौजूद होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, हवा, आंधी आना, तेज हवाएं चलना, ये सभी जो घटनाएं हैं क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती है। और इसी में आप देखते हैं कि सभी डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो एक तरीके से जो है वायुमंडलीय प्रदूषक जो है मुख्य रूप से किस में मौजूद होता है, तो क्षोभ मंडल के अंदर ही मौजूद रहता है और निचले समताप मंडल के अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी। हमें यह बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है कंचनजंगा, बी ऑप्शन है एवरेस्ट पर्वत, सी ऑप्शन है अन्नपूर्णा और डी ऑप्शन है धौलावोरा। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताना है कि किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना जो है कहाँ पर हुई, यह हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कंचनजंगा जो है यहाँ पर जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जो है सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान का जो है यहाँ पर स्थापना की गई है कंचनजंगा में। तो इसको आप याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे परिवहन क्षेत्र से, बी ऑप्शन दिया गया सीमेंट संयंत्र से और सी ऑप्शन दिया गया वस्त्र उद्योग से और डी ऑप्शन दिया गया रासायनिक उद्योग से। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए परिवहन क्षेत्र से। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है, तो परिवहन क्षेत्र से। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है भूकंप, बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है भूस्खलन और डी ऑप्शन है ज्वालामुखी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भूकंप। भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा जो है भूकंप है। फिर उसके बाद जो है आप बाढ़ को भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद जो है भूस्खलन ले सकते हैं, उसके बाद जो है ज्वालामुखी, क्योंकि ज्वालामुखी क्षेत्र बहुत कमी है हमारे भारत देश में। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा कौन सी है सबसे अधिक आने वाली भारत में, तो भूकंप है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिनी माता रोग के लिए जिम्मेदार है। मिनी माता नाम का एक रोग होता है, उसके लिए कौन सा धातु जिम्मेदार है वह हमें बताना है। पहला ऑप्शन है पारा, बी ऑप्शन है कैडमियम और सी ऑप्शन है क्रोमियम और डी ऑप्शन है लोहा। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पारा। तो मिनी माता नामक जो रोग होता है उसके लिए जो है पारा धातु जो है जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सीसा का सेवन मुख्य रूप से किसे नुकसान पहुंचा सकता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है मस्तिष्क, बी ऑप्शन है फेफड़े, सी ऑप्शन है जिगर और डी ऑप्शन है किडनी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। सीसा का सेवन मुख्य रूप से जो है किसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो मस्तिष्क को। सीसे का मतलब ये नहीं कि जो सीसा टुकड़ों में होता है उसे खाने, सीसा जो है बारीक कणों के अंदर भी जो है आपके शरीर के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए टुकड़ों में जो सीसा खाते हैं वो होगा। तो सीसा का सेवन करने से जो है मुख्य रूप से किसे नुकसान पहुंचता है, तो हमारे मस्तिष्क को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने से CO के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है यहाँ पर। पहला जो ऑप्शन दिया गया है चीन, बी ऑप्शन दिया गया है रूस, सी ऑप्शन दिया गया है उत्तरी अमेरिका और डी ऑप्शन दिया गया है यूरोपीय संघ। तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से ऐसे कौन से भौगोलिक क्षेत्र में से जो है जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 का जो है उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है। इन चारों क्षेत्रों में से हमें ये बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में जो है जीवाश्म ईंधन के जलने से जो है इसका उत्सर्जन CO2 जो होता है या आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उत्सर्जन ज़्यादा होता है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रवाल भित्तियों को सागर का वर्षावन कहा जाता है, क्यों। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है प्रवाल भित्तियां अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती हैं। बी ऑप्शन है प्रवाल उष्ण और शीत धाराओं के मिलन स्थल पर होती हैं। और सी ऑप्शन है प्रवाल सागर के अत्यधिक सुंदर प्राकृतिक स्थान पर होते हैं। और डी ऑप्शन है प्रवालों में अत्यधिक जैव विविधता होती है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताना है कि प्रवाल भित्तियों को सागर का वर्षावन क्यों कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रवालों में अत्यधिक जैव विविधता होती है। तो जो प्रवाल भित्ति है जिसको इंग्लिश में कोरल रीफ बोलते हैं, वहाँ पे बहुत तरह की विविधताएं मिलती है। वहाँ के जीवों में भी, वहाँ की जो पानी में जो वनस्पतियाँ उगती हैं उनमें भी विविधताएं होती हैं। तो यहाँ प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि प्रवाल भित्तियों को जो है सागर का वर्षावन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक जो है बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है वहाँ के जीवों में, और जो पानी के अंदर जो वनस्पति मिलती है उसमें भी। कभी अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी प्रवाल भित्तियों की पिक मिल जाएगी। आप देख सकते हैं उसमें तमाम तरह की जो है जीव अलग अलग तरह के देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो जलीय जीव हैं वहाँ पे वो भी आपको मिलेंगे, और जो वनस्पतियाँ उसके अंदर पाई जाती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। मुंगवे चट्टान की प्रधानता होती है वैसे आपके इन क्षेत्रों में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस पूरी तरह से मानव जनित है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि ग्रीन हाउस में ऐसी कौन सी गैस है जो मानव के द्वारा उत्पन्न की गई है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है जलवाष्प, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और सी ऑप्शन है CFC और डी ऑप्शन है मीथेन। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी CFC, जिसको इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस में मानव के द्वारा जो है उत्पन्न की गई है। ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होती है, ये मानव जनित गैस है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सुपोषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इससे संबंधित 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पहला जो इसमें दिया गया है कि सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन की मांग जो है बढ़ जाती है। दूसरा दिया गया यहाँ पर कि सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो हमें बताना है कि इन दोनों कथन में या स्टेटमेंट में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला। तो सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन की मांग जो है बढ़ जाती है, बस ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा सुपोषण से संबंधित। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। किसी भी प्रश्न में अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, लगता है कि कुछ मैंने गलत भी बताया, तो आप मुझे ज़रूर अवेयर करें, कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका आंसर देने के लिए 100% जो है प्रयास करूँगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम कालिख उत्सर्जित होती है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है पेट्रोल वाहनों से, बी ऑप्शन दिया गया है CNG वाहनों से, और सी ऑप्शन दिया गया डीजल वाहनों से, और डी ऑप्शन दिया गया ताप विद्युत संयंत्रों से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी के घर में आज भी चूल्हे जलते होंगे या आग जलाए जाते होंगे, तो उसके ऊपर जब आग जलती है तो एक कालिख या एक आपका निकलता है। अगर आप ऊपर कहीं टीन शेड या छत होता है तो वो कालिख क्या होती है, जमा हो जाती है। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किसके द्वारा अधिकतम कालिख उत्सर्जित होती है, हमें यह बताना है इन चारों विकल्पों में से।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ताप विद्युत संयंत्रों से। ताप विद्युत संयंत्रों का मतलब कि जो हमारे यहाँ बिजली बनाई जाती है भारतवर्ष में, वो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं जहाँ पर जो है भाप से बिजली बनाई जाती है। क्या होता है कि नीचे कोयले को जलाया जाता है और वो एक तरह से ऊष्मा जो है उत्पन्न करता है, और ऊपर जो हमारा एक चैम्बर होता है इस प्रकार से, उसमें बहुत सारा वाटर होता है और यहाँ से एक पाइप सिस्टम बनाया जाता है। ये जब वाटर बॉयल होता है तो इसमें से जो वाष्पीकृत जो होती है, वाष्प जो गैस होती है वो बाहर निकलती है और इस पाइप के द्वारा जो है वो जाती है, और उसके आगे एक टरबाइन मशीन लगी होती है। तब वो टरबाइन मशीन को चलाती है तो उससे जो है बिजली उत्पन्न होती है। तो इससे जो है सबसे ज़्यादा जो है कालिक उत्सर्जित होती है। कोयला अगर हम जलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे ज़्यादा कालिक उत्पन्न होगा। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाया रखा जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन, बी ऑप्शन है गैसों के औद्योगिक उत्सर्जन, और सी ऑप्शन है ऊपरी वायुमंडल में ओजोन की निम्नति, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इस प्रश्न का आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट था वो थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ये आपका होगा निर्मित। ठीक है, बहुत सारा टेक्स्ट जो है टाइप करना होता है तो बाय द वे कोई टेक्स्ट जो है गलत हो जाता है, तो बाकी सारा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किसके द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो है ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाया रखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न जो है वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस वीडियो में 20 जो है नए सिलेबस के ऊपर आधारित जो है लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से जो है आप सभी को क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याएं मूल रूप से किसे प्रभावित करती हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संचार और तंत्रिका तंत्र, बी ऑप्शन दिया गया है संचार और श्वसन प्रणाली, और सी ऑप्शन है मांसपेशियों प्रणाली, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताना है कि वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याएं मूल रूप से किसे जो है प्रभावित करती हैं, इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संचार और श्वसन प्रणाली को जो है आपका वायु प्रदूषण जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि संचार में बातचीत में भी आपको कोई समस्या हो जाएगी, श्वसन प्रणाली का मतलब अगर वायु प्रदूषण या वायु की गुणवत्ता हमारी सही नहीं है तो सांस के द्वारा जो है वो जो भी अपशिष्ट हमारे हवा में मिले रहेंगे वो अंदर जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे अंगों को जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे डालेगी, संचार और श्वसन प्रणाली को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वायु प्रदूषण। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने प्रश्न कराए वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और आपने कोशिश भी किए होंगे कि इन प्रश्नों में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके राइट होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से ट्राई किया होगा, और अपना स्कोर जो है ईमानदारी के साथ जो है मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सभी के सही हुए हैं। और किसी और यूनिट से आप क्वेश्चन इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं, या किसी टॉपिक के बारे में कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। कहीं भी अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप निसंकोच जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट जो है अपने पास मत रखिए, मैं उसका जवाब देने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। मैं भी प्रॉब्लम में बहुत बार आ जाता हूं, बहुत सारी समस्याएं हैं मेरी पर्सनल, तो भी मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके उतनी मैं हेल्प करूं। बस आप थोड़ा सा हमारे साथ जो है कोऑपरेट करने का प्रयास करें। तो वीडियो का सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप दूसरों दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको इससे अगर लाभ मिल रहा है, थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि जो कुछ भी हम आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप फ़ायदा लीजिए तो दूसरों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। अगर आप नए व्यूअर हैं, इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से
उस घंटे को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर लगभग सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो उनसे जुड़े जो भी वीडियो या नोटिफिकेशन या अपडेट्स होते हैं, तो अगर उन पर कोई वीडियो अपलोड किया जाता है इस चैनल पे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगी और आपका जो आपका वीडियो होता है वो मिस कभी नहीं हो पाएगा। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रॉपर मिलता रहेगा आपको। तो ये बेल आइकन जरूर आप प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।